हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ नए अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। पहले जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दोस वीडियोस सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपेंस। व्हाट इज़ एक्सपेंस? द अमाउंट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए हम जो भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं हम उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंस कहेंगे। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स कैन बी सैलरीज, we give salaries to our employees so that they can work to our to earn revenue। ठीक है, सैलरीज हो गया, then wages, rent received, depreciation charged on fixed asset, then it can also be COGS, cost of goods sold, and one more thing you can say bad debt। okay, so all these things can be the expense। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? एक्सपेंस में आ जाएंगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स: सैलरीज, वेजेस, रेंट रिसीव्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट, cost of goods sold, and then bad debts। okay, so these are the examples of expense। now where this expense is shown, कहाँ पर आखिर हम ये शो करेंगे? it is shown on the debit side of trading and P&L account। ठीक है, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस को शो करते हैं। नाउ रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू इज़ द ग्रॉस रिसीवेबल और द मनी रिसीव्ड, यानी कि जितना भी पैसा हमने रिसीव किया है वो सब कुछ क्या है, उसे रेवेन्यू कहेंगे। जितना भी पैसे का मतलब है, आपको पैसे मिल सकते हैं सेल्स के थ्रू कुछ पैसे आपको मिले, कुछ पैसे आपने कहीं से कमीशन अर्न किया है, कुछ पैसे आपको कहीं से इंटरेस्ट के तरीके मिले हैं, कहीं से आपको कुछ पैसा रेंट रिसीव हुआ है। सो ऑल दिस मनी विच इज़ रिसीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज़ रेवेन्यू। ओके, now income। okay, so income is excess of revenue over expense, expense। तो आप इसको सिम्बॉलिकली ऐसे भी आप लिख सकते हो, income is excess of revenue over expense, that is revenue minus expense, you can also say this। अभी इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज आपने अपने बिजनेस में एक प्रोडक्ट बनाया है और उसको बनाने में जो लागत आई है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ 15,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा यहाँ पर 15,000 है। इस सामान को हमने बेच दिया है, दैट मीन्स सेल हमारी 21,000 हम सपोज करते हैं, सेल्स हमारी 21,000 हो गई। इसके अलावा कुछ और भी इनकम आपको रिसीव हुई है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। आपको एक कुछ इंटरेस्ट मिल गया है सपोज 2,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी लिखते हैं इंटरेस्ट आपको 2,000 रुपीज़ का रिसीव हो गया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई हमारा इनकम कितना निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू में हम लोगों ने समझा था कि जितना भी हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है वो सब कुछ हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर सेल किया, सेल हमारा आ रहा है 21,000। ठीक है, तो रेवेन्यू ये हमारा 21,000 प्लस हमारा ये 2,000 भी तो हमें रिसीव हो रहा है, तो ये 2,000 भी हमारा रेवेन्यू में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू हो गया। और एक्सपेंस की जगह पर हम लिखेंगे क्या कि एक्सपेंस में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा था, है ना, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15,000। अब हमारा जो टोटल रेवेन्यू वो आ गया 23,000 और माइनस 15,000, दैट मीन्स हमारी इनकम जो है वो कितनी हो गई? 8,000। ओके, इस तरीके से हमने देख लिया कि रेवेन्यू और इनकम को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेवेन्यू में जितने भी हमारे अमाउंट रिसीव हुआ है, जिस सोर्स से अमाउंट रिसीव हुआ है वो सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। और जब हम उसमें से एक्सपेंस को डिडक्ट कर देंगे तब हमें हमारी इनकम मिल जाएगी। इसी हम लोग सीक्वेंस में समझेंगे कि प्रॉफिट क्या है। ठीक है, प्रॉफिट को हम समझ सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा।
अब इसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, दैट मीन्स सेल्स हमारा क्या था, हमें सेल्स के थ्रू कितना रेवेन्यू हुआ था, 21,000 का रेवेन्यू हुआ था, और हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 15,000, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है, दैट इज़ 6,000। ठीक है, 6,000 हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो तीनों हमारे टर्म्स हैं, रेवेन्यू, इनकम और प्रॉफिट, जो कि लगभग एक जैसे दिखते हैं, इनमें डिफरेंस है और ठीक से समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने कहीं भी कोई चीज़ मिस की तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑल्सो एंड द डिफरेंस बिटवीन देम ऑल्सो। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ लॉस? लॉस हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिचुएशन वेयर टोटल एक्सपेंस इज़ मोर देन टोटल रेवेन्यू। ठीक है, जब हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होता है और हमारा टोटल जो रेवेन्यू है वो हमारा कम हो जाता है, इस सिचुएशन को हम लॉस की सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ही हमारा जो है नेक्स्ट जो टर्म है वो है गुड्स। व्हाट इज़ गुड्स? गुड्स आप कह सकते हो कि दे आर द फिजिकल आइटम्स विच इज़ परचेज्ड फॉर रीसेल और फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम उन फिज़िकल आइटम्स को गुड्स कह सकते हैं जो कि हम खरीदते हैं कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर उसको रीसेल करके पैसे कमाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहेंगे, इस तरह के फिज़िकल आइटम्स को हम कहेंगे गुड्स। नाउ परचेजेस। ठीक है, परचेजेस क्या है? व्हेन वी परचेज गुड्स इट इज़ गिवन अ टर्म लाइक परचेजेस। ठीक है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तब हम उसे एक टर्म देते हैं परचेजेस का। ठीक है, हम अगर फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो हम उसको परचेजेस बिल्कुल नहीं कहेंगे। सपोज़ हमने फर्नीचर खरीदा तो हम उसे फर्नीचर ही कहेंगे। अगर हमने बिल्डिंग खरीदी तो हम उसे बिल्डिंग ही कहेंगे। बट अगर हम गुड्स खरीदते हैं, सामान, ठीक है, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स जो कि यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर जो हम लोगों ने गुड्स को डिस्कस किया था वो अगर हम खरीद रहे हैं देन वी गिव इट अ टर्म परचेजेस। ठीक है, तब हम उसे परचेजेस कहते हैं। अब व्हाट इज़ परचेज रिटर्न? सपोज़ हमने परचेज़ किया, कुछ सामान हमने ख़रीदा अपने बिज़नेस में मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमने जब ख़रीदा फिर हमने उसे देखा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव है, तो हम उसको यूज़ तो नहीं कर सकते। अब फिर हम क्या करेंगे, हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है, हम उसे सेलर को रिटर्न करेंगे, तो उन गुड्स को हम क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न कहेंगे। जब हम ख़रीदा हुआ सामान वापस करते हैं तब हम उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। इसका एक अलग टर्म भी है जिसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, परचेज रिटर्न को। इसी तरीके से फिर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा सेल्स। सेल्स क्या चीज़ है कि हमने जो गुड्स सेल कर दिया है उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से समझने वाली बात है, हम केवल गुड्स को सेल करने पर ही उसे सेल कहेंगे। फिक्स्ड एसेट या दूसरी किसी चीज़ को सेल करने पर हम उसे सेल नहीं कहेंगे। वी गिव द टर्म सेल ओनली ऑन द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, इसके बाद सेल रिटर्न क्या हो जाएगा? जैसे हमने कुछ सामान सेल किया, अब हमारा सामान भी तो गड़बड़ हो सकता है, तो वहाँ पर जिसने ख़रीदा है वो हमारा सामान हमें वापस कर सकता है, उसमें कुछ डिफेक्ट निकल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में सपोज़ उसमें कुछ ख़राबी हो गई है तो हम फिर वो क्या करेगा, वो तो हमें सामान वापस करेगा। तो ऐसे इस टाइम पर जो सामान वापस आ रहा है हमारे पास सेल किया हुआ, उसे हम सेल रिटर्न टर्म देते हैं। और इसका एक अलग से भी इसको एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं। सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम आप कह सकते हो रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, इसके बाद स्टॉक। व्हाट इज़ स्टॉक? तो स्टॉक आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमने सामान लाइक परचेज़ किया है या जो भी सामान हमने मैन्युफैक्चर किया है वो हमारे पास जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो हमारा सामान बच रहा है हम उसे कहेंगे स्टॉक। ठीक है, उसे हम स्टॉक कहेंगे। स्टॉक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक।
सपोज़ एक जो हमारा ईयर है, ईयरली बेसिस पर ही हम अकाउंटिंग करते हैं, तो ईयर स्टार्टिंग पर हमारे पास जो भी स्टॉक है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, और ईयर एंडिंग पर जब हम कैलकुलेट करते हैं और उस समय जो भी स्टॉक निकल के आता है उससे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ ट्रेड रिसीवेबल्स? अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज दोनों के ही सेल करने पर जो भी अमाउंट रिसीवेबल है, जो अभी हमें मिलना बाकी है, वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा। इसमें हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं, फर्स्ट इज डेटर एंड प्लस इसमें हमारा आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये दोनों ही हमारा ट्रेड रिसीवेबल में आ जाता है। इन दोनों टर्म्स को हम लोग फर्दर चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस ये समझना है कि ट्रेड रिसीवेबल क्या है। जहाँ जहाँ से भी अभी हमें अमाउंट मिलना बाकी है, क्यों मिलना बाकी है? क्योंकि हमने गुड्स सेल किए, गुड्स या सर्विसेज दोनों के ही सेल्स पर जो भी हमें अभी पैसे रिसीव होने हैं वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। इन सेम यहाँ पर ट्रेड पेबल में भी वही चीज़ हो जाएगी। ट्रेड पेबल में हमारा क्या हो जाएगा कि जहाँ जहाँ अभी हमें पैसे देने बाकी हैं, अमाउंट पेबल ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ठीक है। जो अमाउंट अभी हमें देना बाकी है गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद पर, वो हमारा ट्रेड पेबल हो जाएगा। इसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाएंगी, फर्स्ट इज क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? ट्रेड पेबल्स के अंदर आ जाती हैं। लास्ट हमारा जो टर्म है वो है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? इसको आप हिंदी में समझ सकते हो लागत, यानी जो पैसे लग रहे हैं, जो पैसे हमारे जो है लग रहे हैं गुड्स को परचेज़ करने में, या जो भी हम सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो भी पैसे लग रहे हैं वो सब कुछ कॉस्ट में आ जाएगा। सपोज़ आप कह सकते हो कि आप कुछ सामान ख़रीदते हो उसे रीसेल करने के लिए, तो आपने सामान कहीं से ख़रीदा है तो पहले उस सामान का जो भी परचेज़ प्राइस है वो हो जाएगा, प्लस आपने सामान को मंगवाने में सपोज़ कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया है, कैरियज पे किया है, कहीं पर आपने हो सकता है कुछ कमीशन पे किया हो, तो ये सब कुछ एक साथ क्या हो जाएगा? हमारा वो कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोज़ आप डील करते हो मैन्युफैक्चरिंग में, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, आपको लेबर के लिए भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें क्या हैं वो आपका कॉस्ट में आ जाएगा। रॉ मटेरियल का जो भी अमाउंट है, फिर आपका जो भी लेबर लग रहा है, जो भी उसमें और भी पैसे जो भी लग रहे हैं उस सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सब कुछ कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉस्ट। तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स, और इसके बाद हमारा एक वीडियो और बच रहा है, इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट, आई विल गिव द आंसर ऑफ योर डाउट्स। सो इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।